पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली की राजनीतिक में क्या प्रभाव है, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से भी क्या असर है, क्या प्रभाव है? हम लोग यूपी, बिहार और झारखंड को मुख्यतः हमारे प्रदेश के जो पूर्वांचल मोर्चा है उसके उसमें पाते हैं। तो दिल्ली में पूर्वांचलियों के मूलतः आने का कारण जो है वो उस 90 के दशक में लालू का जंगल राज रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के मन में पूर्वांचल के लोगों के प्रति इतनी नफरत क्यों? नफरत उनको हमारे सनातन धर्म से है। ये पूर्वांचली जो हैं बाहर के आते हैं, उत्तर बिहार से आते हैं, 500 रुपये ले आते हैं और इलाज करा के चले जाते हैं। योजना के तहत तो पूरे भारत में हर व्यक्ति को इलाज के लिए 5 लाख मिल रहे हैं। दिल्ली के लोग ही उससे वंचित है उल्टा, दिल्ली में बल्कि वो दिल्ली के लोग ही वंचित हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था। तो जिस समय इनकी पहली सरकार बनी थी 40 दिन के कितने 3 महीने की 4 महीने की, उसकी शुरुआत ही इन्होंने कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारी के कंधे पे चढ़ के किया था। नमस्कार, आप सभी को मैं देवेश तिवारी प्रणाम करता हूं। आज के वार्ता में हमारे साथ श्रीमान संजय तिवारी जी हैं। आप वर्तमान में दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के महामंत्री हैं। पिछले 20 सालों से आप दिल्ली में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। स्वागत है भाई साहब आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आप एक अपना संक्षिप्त में राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो आपका परिचय है वो। मेरा परिचय में तो चलिए मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूं जी। और इंजीनियरिंग के बाद में अपना व्यवसाय करते हुए सामाजिक कार्यों में जी। लगा हुआ हूं। मेरा जन्म स्थान बिहार में है जी। पर कर्म भूमि जो है वो दिल्ली नगरी है। और इस नगरी में सामाजिक कार्य करते करते हुए भाजपा के विचारों से, उनके सिद्धांतों से लगाव होते होते फिर भाजपा की सक्रिय राजनीति में हमने कदम रखा और आज की डेट में जो है मैं पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश में महामंत्री हूं और पीछे भी विभिन्न पदों में रह करके पार्टी की सेवा की। दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के आप महामंत्री हैं भाई साहब। दिल्ली में एक बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। जो 2020 का जो चुनाव हुआ था दिल्ली विधानसभा में, उसके अनुसार लगभग 47% जो वोटर्स हैं वो पूर्वांचल समाज से आते हैं। क्योंकि दिल्ली में बहुत संख्या में लोग कामकाज के सिलसिले में या अन्य कारणों से, पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोटी व्यवसाय के लिए दिल्ली में आए और दिल्ली में आके बस गए, दिल्ली के साथ लोगों के साथ घुल मिल गए। तो पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली की राजनीतिक में क्या प्रभाव है, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से भी क्या असर है, क्या प्रभाव है? देखिए, पूर्वांचल जो है वो इसमें हम लोग यूपी, बिहार और झारखंड को मुख्यतः हमारे प्रदेश के जो पूर्वांचल मोर्चा है उसके उसमें पाते हैं। वैसे तो पूर्वोत्तर तो बहुत बड़ा एक एरिया है, पर उसमें हमारे 3 राज्य जो हैं जिनको हम पूर्वांचल मोर्चा के तहत भाजपा के उसमें आते हैं। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में काफ़ी तादाद में बढ़े, उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जी की जो सरकार रही लगातार 90 के दशक में, उस दशक में जो प्रताड़ना वहाँ के लोगों ने सही, जो पढ़े लिखे लोगों ने सही, काम करने वाले उन्हें जो सज्जन थे, अच्छे थे, सामाजिक रूप से जो प्रताड़ना के कारण वो उन्होंने जो वहाँ से पलायन किया और उस पलायन के कारण आज दिल्ली नगरी में आने के बाद में, क्योंकि पूर्वांचली बहुत मेहनती है, जहाँ भी यहाँ से लेकर के और अंटार्कटिका के ग्लेशियर में भी चले जाओगे तो वहाँ भी पूर्वांचली काम करता हुआ मिल जाएगा, इतना उसका व्यापक प्रभाव है। तो दिल्ली में पूर्वांचलियों के मूलतः आने का कारण जो है वो उस 90 के दशक में लालू का जंगल राज रहा है। बाकी समय समय से चूँकि पूर्वांचली बहुत प्रबुद्ध होता है, पढ़ने लिखने में भी बहुत है, तो हमारे दिल्ली नगरी में आने के बाद, पढ़ने के बाद IAS के कोचिंग करना, बाकी कोचिंग करना, उसमें फिर सरकारी नौकरियों में भी जाना। बहुत से जो समाज के बहुत प्रबुद्ध लोग आए, उन्होंने व्यवसाय शुरू किया और अच्छे बड़े बड़े व्यवसायी भी बन गए हैं। और इसके अलावा जो हमारे पूर्वांचली जो है इस दिल्ली नगरी के निर्माण में भी बहुत काम किए, क्योंकि बहुत से कामगार आए। वो कामगार बड़े हुनर वाले थे, जिन्होंने मकान बनाया, इलेक्ट्रीशियन थे, टेक्नीशियन थे, बढ़ई थे, सब थे, हर तरीके के लोग आए। उनमें से कुछ ऐसे भी आए
जो मजबूरी में आकर के रिक्शा भी चला रहे थे, पर उन्होंने स्वाभिमान के साथ रिक्शा भी चलाया और आज यहाँ पे इस दिल्ली नगरी में, इस दिल्ली राज्य में जो उनका अपना योगदान है वो उसमें दे रहे हैं। जब हम आपके राजनीतिक सामाजिक जीवन का के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि अभी जो छठ पूजा पिछले साल हुई, उससे पिछले साल भी जो छठ पूजा हुई, उसमें आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया। अरविंद केजरीवाल की सरकार या अरविंद केजरीवाल खुद भी, हमने कई बार देखा सार्वजनिक मंचों से पूर्वांचल के लोगों के प्रति बहुत ही नफरत भरी उससे बोलते हैं। और कोरोना काल का भी वो हमने समय देखा, जैसा उन्होंने जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रह रहे थे उनको जिस एक साजिश के तहत दिल्ली से भगाने के लिए उन्होंने किया, जिसमें वो सफल भी हुए। जो दिल्ली के यूपी बॉर्डर है वहाँ पे जाके उन्होंने सभी श्रमिकों को छोड़ दिया था। और जो लोक आस्था का हमारा महापर्व है छठ पूजा, उस पे लगातार दिल्ली सरकार अपना प्रतिबंध लगा देती है, यमुना में छठ नहीं होने दे रही है। एक संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने त्यौहार को बचाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी के मन में पूर्वांचल के लोगों के प्रति इतनी नफरत क्यों? देखिए, नफरत तो उनको पूरे भारत के इस राष्ट्र से ही है। नफरत उनको हमारे सनातन धर्म से है। नफरत उनको हमारे भारतीय संस्कृति का जो विरासत है उससे भी है। तो इसको मैं नहीं कहूँगा कि केवल वो पूर्वांचलियों के साथ तो उनका स्पेशल नफरत, मतलब कुछ अलग ही एक भाव है नफरत का, लेकिन उनका नफरत का दायरा बहुत बड़ा है। आज आप देखिए कि केजरीवाल जब जेल के अंदर गए तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने उनकी पैरवी की। वो पैरवी इसलिए नहीं की है, वो पैरवी इसलिए की है क्योंकि अराजक थे, बाहर से पैसा लेकर के भारत के खिलाफ एजेंट्स मैंने तोड़ने का काम करते हैं। ये मजबूत जब कदम रख रहे हैं हमारी मोदी सरकार और पूरे विश्व में डंका बजा रही है, विश्व गुरु कहला रही है, तो इसी केजरीवाल के जरिए बाहरी ताकतें जो हैं वो फंडेड करके और हमारे देश को अस्थिर कर रही हैं। रही बात पूर्वांचल के और हमारे छठ आस्था महापर्व के बारे में, तो आपने सुना ही होगा कि इन्होंने बहुत बड़ा एक वक्तव्य दिया था कि ये पूर्वांचली जो हैं बाहर के आते हैं, उत्तर बिहार से आते हैं, 500 रुपये ले आते हैं और इलाज करा के चले जाते हैं। अरे भारत सरकार के आयुष्मान योजना के तहत तो पूरे भारत में हर व्यक्ति को इलाज के लिए 5 लाख मिल रहे हैं। दिल्ली के लोग ही उससे वंचित है, उल्टा दिल्ली में लागू, बल्कि वो दिल्ली के लोग ही वंचित है। आज भी जो जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है बिहार में, यूपी में बनाया, वो तो दिल्ली में इलाज करवा पा रहे हैं, लेकिन जो ऐसे हमारे पूर्वांचली जो दिल्ली में ही है उन्होंने वहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, उनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये तो इस एक भ्रामक तरीके की बातें करना है। हमारे छठ महापर्व को रोकना, उसके लिए तरह तरह का प्रतिबंध करना, एक तरफ तो वो ये काम करते हैं और उसी महापर्व के नाम पे भ्रष्टाचार भी करते हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का जो है वो योजना बनाते हैं कि हम पूर्वांचलियों को, उनकी समितियों को ये करेंगे और उसको पूरा भ्रष्टाचार के उसमें चढ़ जाता है। मतलब छठी मैया के नाम पे भी, एक तो छठी मैया का विरोध भी करेंगे और छठी मैया के नाम पे भ्रष्टाचार भी करेंगे। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी 21 मार्च 2024 से ईडी की हिरासत में है। उसके बाद 1 तारीख को उनको कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। जेल से सब बोलते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो दिल्ली की जो शासकीय व्यवस्था है वो कैसे चलेगी? मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि भारत के इस राजनीतिक सफर में जब किसी भी पार्टी के किसी भी राजनीतिक के ऊपर किसी तरह का भी लांछन या किसी तरह का भी आरोप भी लगा हुआ है, वो चाहे लाल बहादुर शास्त्री से लेकर कहीं पे भी नीचे तक भी है। और अभी भी आपने देखा होगा कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर का भी पर उन्होंने आरोप लगा, भ्रष्टाचार किया है, वो जो है साबित होगा कोर्ट में, पर उन्होंने भी इस्तीफा दे करके आगे गए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जेल से गिरोह चलते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती है। तो इसका मतलब है कि ये केजरीवाल का जो गिरोह है
जो देश हमारी जनता को लूट रहा है, उसके कुछ साथी पहले से वहां थे, ये खुद पहुंच गए हैं। अब उस गिरोह में उनको कुछ कमी दिख रही थी, तो उन्होंने भी कुछ दो चार नाम ले लिया, आतिशी का भी नाम ले लिया, सौरभ भौरदास का भी ले लिया। वो गिरोह कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये गिरोह चलाने की कोशिश है, बट आने वाले समय में जनता भी इसका जवाब देगी, अभी इस इलेक्शन में भी देगी, और आगे भारत सरकार और जो न्यायिक व्यवस्था है और हमारा जो सिस्टम है वो इस पर विचार करेगा कि क्या जेल से सरकार चल सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था। अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके बाद जो उन्होंने रैली की, इसके बाद पार्टी का गठन हुआ। तो उनका जो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी और पार्टी का गठन हुआ, वो सरकार में है। लेकिन ऐसी आज कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है, यही वही आम आदमी पार्टी है जो लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 4-3 के रेशियो पे चुनाव लड़ेगी। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं कि अभी किया है। जब इनकी पहली सरकार बनी थी, जो अन्ना आंदोलन से अभी वापसी आए थे और अभी उन्होंने बड़ा कसम खाया था, वो शुरुआत से ही कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। तो ये कोई 49 दिनों की सरकार। तो ये कोई अभी का डेवलपमेंट नहीं है। जनता को धोखा तो उसने पहले दिन ही दे दिया था, फिर भी जनता ने उसको समय दिया, उनको टाइम दिया। हो सकता है कि ये कुछ अच्छा काम करेंगे। तो जिस समय इनकी पहली सरकार बनी थी 40 दिन के, कितने 3 महीने की 4 महीने की, उसकी शुरुआत ही इन्होंने कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारी के कंधे पे चढ़ के किया था। और आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे, तब भी सातों की सातों सीटें उससे भी ज्यादा मार्जिन से ये हमारी दिल्ली की लोकसभा में हमारे सारे प्रत्याशी जीतने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार के 10 वर्ष होने जा रहे हैं। आपको आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किए गए जो प्रमुख कार्य हैं, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, जिनका एक जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा? देखिए, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहने के लिए तो शब्द भी कम पड़ेंगे, समय भी कम पड़ेगा, और लगातार हजारों ऐसी योजनाएं हैं, पर उसको मैं अलग अलग तरीके से कहूँगा। पहला, सामाजिक रूप से उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसमें उन्होंने समाज में उज्ज्वला योजना, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट दिया है उन्होंने, उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना से लेकर के मतलब और ऐसे अनगिनत योजनाएं की हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने पूरे भारत में, चाहे वहाँ पे अपोजिशन की सरकार हो या भारतीय जनता की सरकार हो, उन्होंने पूरे देश में हर समरूप रूप से सभी जगह उन्होंने विकास किया है। साइंस के बारे में जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो है वो चांद से लेने पे जाने से लेकर के और हमारे देश में कोरोना वैक्सीन को बनवाने से लेकर के ऐसे अनगिनत काम किए जो साइंटिफिक रूप से हम जिनके बारे में कह सकते हैं। तीसरा जो पहलू है वो है धार्मिक, जो हम लोग के दिल में छूता है। और इन्होंने धार्मिक रूप से भी 500 साल की तपस्या, 500 साल का जो हमारा वनवास था हमारे आराध्य राम जी का, उनका मंदिर, भव्य मंदिर बनवाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, महाकाल लोक बनवाया, उन्होंने अनगिनत जगह, मतलब जहाँ भी है, केदारनाथ का उन्होंने उद्धार किया। उन्होंने जो है वो अब आने वाले समय में जो है वो अपने द्वारका में भी आपने देखा कि किस तरीके से वो जा कर के भगवान के दर्शन किए। वृंदावन और मथुरा का भी कायाकल्प करेंगे। तो इन्होंने, मैंने इसीलिए अलग अलग करके बनाया कि हर क्षेत्र में उन्होंने वो काम किया है जो शायद किसी ने नहीं किया है। और आपको बता दूं, 2024 के रिजल्ट के बाद जब हमारी प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार सरकार बनेगी, तो उन्होंने खुद अपने कहा है कि अगले 1000 साल का इतिहास लिखने वाले हैं। आइए, समय आने दीजिए, आपको पता चलेगा। बिल्कुल। अंत में भाई साहब, आप दिल्ली वासियों को, पूर्वांचल वासियों को लोकसभा चुनाव के दृष्टि से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तिथि आ गई है, सभी लोग अपने अपने तरह से तैयारियों में लग चुके हैं। तो दिल्ली वासियों को, पूर्वांचल वासियों को आप क्या संदेश लोकसभा चुनाव के लिए देना चाहते हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को 400 पार जिताने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता और जनता दोनों ने कमर कस रखी है। उसी तारतम्य में 7 सीटें हमारी दिल्ली की हैं और 7 लोग जो हैं हमारे भाजपा के
पूर्णतः कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जाके जनता के बीच में काम किया है। और उन्हीं कार्यकर्ताओं को लेकर के उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनको आज लोकसभा का चुनने के लिए प्रत्याशी बनाया हुआ है। वो सभी बहुत ही मेहनती, ईमानदार, सक्षम और एक जुझारू और बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट है। तो मैं तो सभी दिल्ली वासियों से ये अपील करूंगा कि पूरे भारत में 400 पार तो आ ही रहे हैं, पर जो 7 कमल आपको खिलाने हैं वो जितना पिछली बार था उससे ज़्यादा भी बहुमत से जिताइए। और दिल्ली को, आने वाले दिल्ली के कामों को, जो मोदी जी के विचार हैं, मोदी जी की जो प्लानिंग है, उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली का एक समग्र विकास होने वाला है। और 2025 में जब केजरीवाल को हटाया जाएगा तब एक संपूर्ण विकास की एक धारा बहेगी यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। हम आशा करते हैं पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी, और आपके इस चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।